नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर। राज्य में चल रही चार धाम यात्रा के सफल संचालन में उत्तराखंड पुलिस की अहम भूमिका है। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना, भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उत्तराखंड पुलिस चार धाम यात्रा को लेकर किस तरह से कार्य कर रही है, यात्रियों को इस दौरान क्या जरूरी बातें हैं जो जाननी चाहिए यात्रा पर आने से पहले, इस सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड पुलिस में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पुलिसिंग को लेकर चारधाम यात्रा में हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आपके अगर कोई सवाल हैं चारधाम यात्रा से जुड़े हुए, पुलिस प्रशासन व्यवस्था से जुड़े हुए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फ़ोन करने से पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर दें, ऑफ कर दें। फ़ोन नंबर से 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो रेणुका जी, जैसे कि इस बार चार धाम यात्रा कोविड के 2 साल बाद पूरे तौर पर हो रही है और मई के महीने में ही तकरीबन 14 लाख से अधिक तीर्थयात्री आ चुके हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आ चुके हैं यहाँ पर। तो इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है ये कि क्राउड को मैनेजमेंट करना, और जो सबसे बड़ा जो इसका जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि रजिस्ट्रेशन के साथ ही यात्री यहाँ पर आए। तो आप लोगों का अनुभव अभी तक किस तरह से है? इस साल हमने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बहुत कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, बिकॉज 2 साल से कोई यात्रा नहीं किया है उन लोगों ने। सो पूरा हमारा देश में सभी स्टेट से आ रहा है। हर साल हमारा चारधाम यात्रा के द्वारा हमारा रेगुलर हमारा पुलिस स्टेशन चौकी है, उसके अलावा हमने टेम्पररी थाना चौकी ओपन करते हैं उनका सुविधाओं के लिए। सो इस साल भी हमने लगभग 45 हमारा पुलिस थाना चौकी हमने टेम्पररी खुला है, एंड उसमें हमने सभी स्टाफ्स को भी पोस्ट किया है। ऐसे हम जनपद में कितना पुलिस है, उसके अलावा हमने बाहर जनपद से भी हमने उनको एक्स्ट्रा फोर्स हमने किया है, दे दिया है। और हमारा पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी है, पीएसी है, और एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है। इसके अलावा आईटीबीपी भी इस बार हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ में पोस्टेड हैं, और जल पुलिस हैं, फायर यूनिट्स हैं। सो सभी प्रकार का हमने मतलब सुरक्षा व्यवस्था किया है। सो मेन हमारा पुलिस व्यवस्था में मेन हमारा 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट, ट्रैफिक को अच्छा से करना, स्मूथ एंड फ्री फ्लो ट्रैफिक होना चाहिए, एंड दूसरा है हमारा क्राउड मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ट्रैफिक उसमें यहाँ पर उत्तराखंड में थोड़ा सा मतलब रोड संकरा है, और ऊपर अभी तो ऑल वेदर रोड बन गया, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। फिर भी इतना गाड़ी डेली एटलीस्ट 5000-6000 व्हीकल्स आते हैं, तो उनको सबको अकोमोडेट करने के लिए हमने पूरा एक अच्छे से एक ट्रैफिक प्लान बनाया। सो मेन हमारा पॉइंट तो एक तो हरिद्वार है एंड ऋषिकेश है। सो मेन स्टार्टिंग पॉइंट हमने ऋषिकेश को लिया है। सो वहाँ पर हमने एक ट्रैफिक प्लान बनाया है। वहाँ पर 1 वे करना, और ज़्यादा होने के बाद हमने अल्टरनेट रूट हैं, सो वो व्यवस्था हमने कर रखे हैं। और वहाँ पर एक एडिशनल एसपी हैं, उनको हमने स्पेशली वहाँ पर तैनात किया है। सो वो पूरा ऋषिकेश एंड टिहरी जनपद हैं, देहरादून जनपद, पौड़ी जनपद एंड हरिद्वार है, सभी जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था को वहाँ पर कोऑर्डिनेट करके अच्छा करें। इसके अलावा हम ऊपर रुद्रप्रयाग हैं, ऐसे श्रीनगर हैं, चमोली जनपद में और उत्तरकाशी में, हर जगह पर बिकॉज कहाँ रोड नैरो है वहाँ पर 1 वे व्यवस्था है, एंड अल्टरनेट कोई ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, फिर कोई अल्टरनेट रूट है। सो वो व्यवस्था भी हमने किया है। और ये जो जितनी भी ट्रैफिक व्यवस्था है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही होगी इसके यस केंद्र? उसमें डीआईजी ट्रैफिक है, पूरा हमारा स्टेट को देखते हैं, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एक एडिशनल एसपी रैंक का हमने वहाँ पर पोस्ट किया, स्पेशली हम ऋषिकेश में, और सब जगह पर हमने कहाँ ट्रैफिक पुलिस का ज़रूरत है वहाँ पर किया है। एंड सीसीटीवी कैमरा से भी हमारा मॉनिटर होते रहते ट्रैफिक को कैसे है। बीच में हमने ड्रोन भी वहाँ पर यूज़ किया था, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे है, कितना गाड़ी आ रहा है। सो ड्रोन से भी हमने ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया है।
और ये जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है, तो यात्रियों के वाहनों की आवाजाही का समय भी निर्धारित किया गया है कि किस समय से किस समय तक यात्री वाहन जा सकते हैं, या भारी वाहन रोके गए हैं? जनरली अभी गवर्नमेंट से आदेश निकला है 10 to 4 है, मूवमेंट नहीं रहेगा, सो उसी को हम लागू करते हैं। 10 to 4 मतलब रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मूवमेंट नहीं होगा, उसके बाद यात्री अपने वाहनों से आ जा सकते हैं। और ये जो मैं इस शुरुआत में बात कर रही थी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोस आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करा के ही आना है, क्या आप लोग चेक करते हैं जब कोई बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं, परिवार समेत आ रहे हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, किस तरह से आए, इसकी चेकिंग सबसे पहले कहाँ होती है? अभी इस बार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रख लिया है सबको। इसके बारे में हमने हमारा मुख्यालय से भी, शासन लेवल से भी पूरा प्रचार हर राज्य में हमने लेटर भेजा, प्रचार किया है, सो दैट वहाँ का लोगों को पता चले आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आए। सो लगभग डेली उसमें एक कैप भी फिक्स किया है, इस दाम में इतना लोग आ सकते हैं। सो ये भी मतलब सभी को मतलब प्रचार किया है। सो उसी में लगभग सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, बट कुछ लोग बिना उनका नॉलेज नहीं रहता है रजिस्ट्रेशन, बिकॉज स्लॉट बंद हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, वो अपना यात्रा को प्लान कर लिया, सो वैसे भी लोग आ जाते हैं। सो अभी तक हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम ऋषिकेश में ही उनको मतलब चेकिंग करते हैं मेनली। सो वैसे हमारा ऊपर हर जनपद में हमारा पॉइंट्स बना हुआ, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर SDRF मेनली डिप्यूटेड हैं, एंड वहाँ पर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन, बिकॉज कितना लोग रजिस्ट्रेशन आज का दिन में हो सकता है, सो उतना हम वहाँ पर उनके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड वहाँ पर ही मतलब प्रॉपर चेकिंग हो जाता है। तो वैसे कैपिंग क्या है कि केदारनाथ में एक दिन में कितने यात्री आ सकते हैं, बद्रीनाथ में कितने आ सकते हैं? केदारनाथ में अभी फिक्स किया है 16,000 का, ऐसे 13,000 का, ऐसे बद्रीनाथ में 16,000 है, और यमुनोत्री में 5,000 एंड गंगोत्री में 8,000 है। सो वैसे मतलब फिक्स किया है फिलहाल। वो श्रद्धालु कितना आ रहा है उसी हिसाब से मतलब गवर्नमेंट उसको चेंज भी करते हैं बीच बीच में। अभी पहले थोड़ा कम था, फिर 1,000 बढ़ा दिया था। सो वहाँ का कितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम बढ़ाते रहते हैं उसमें। क्योंकि कई बार इस तरह की भी खबरें आई कि ऋषिकेश में जहाँ पे पहला चेकिंग पॉइंट है, वहाँ बहुत सारे लोग जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ गए, फिर घंटों लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, तो वहाँ उनकी तबीयत खराब हो रही है, इस तरह की दिक्कत। तो जो भी श्रद्धालु आए वो रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। यस, ये हमारा प्रचार तो हो रहा है। हमारा उत्तराखंड पुलिस वेबसाइट में भी हम इसका लिंक वगैरह भी है उसमें, एंड पूरा डेली कोई भी है वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके आइए। एंड कोई भी अभी रेनी सीजन है, वेदर खराब है, और कोई रोड ब्लॉकेज है, कोई भी कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आ गया, फिर बिना रजिस्ट्रेशन हम अभी SDRF हैं 10 पॉइंट्स पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पर कोई बिना रजिस्ट्रेशन में आ गया, सो वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता। बट उसमें भी हमने एक लिमिट फिक्स किया है, एक दिन में 2,000 और 3,000 लोगों को ही मतलब पूरा स्टेट में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सो उतना लोगों के लिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाकी लोगों के लिए हम बोलेंगे आप वेट करिए अपना टर्म आने के तक। तो बेहतर यही है कि रजिस्ट्रेशन करा के आए, वरना वो इंतज़ार करना, दूसरे राज्य से आप आकर के एक जगह इंतज़ार करते हैं तो वो बहुत एक लंबा समय पड़ता है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो यात्रा मार्ग है, हिमालयन क्षेत्र है, तो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, सुविधाओं के लिए भी किस तरह के बंदोबस्त हैं? हमारा पहले भी आपको मैंने बताया था, हमारा उसमें टेम्पररी ताना चौकी वगैरह हमारा पूरा रूट में मतलब यात्रा के दौरान ओपन होता है। एंड उसके अलावा हमारे पर्यटन पुलिस केंद्र हैं, जो भी पर्यटन के लिए उनके लिए सुविधा के लिए उनको मदद के लिए हम वो भी व्यवस्थापित करते हैं। सो वो भी इस बार हर जनपद में है, मतलब उसमें भी एटलीस्ट 50 हमारा पर्यटन पुलिस केंद्र है। सो वो भी हमारा रूट पे है। सो कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन का चेकिंग होता है, उसके अलावा ये केंद्र में भी जाएंगे तो वो उनको मतलब गाइड करना, उनको हेल्प करना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया। अब बहुत ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, किसी का गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, नाइट में फंस गया, और किसी का मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। सो सभी चीज़ें में हमारा पुलिस वहाँ पर जल्दी पहुँचे, उसी हिसाब से हमने पूरा रूट में हमारा पुलिस का तैनाती किया है। ऐसे केदारनाथ में भी मेन तो हमारा केदारनाथ है, बिकॉज वहाँ पर ट्रैक रूट ज़्यादा है। सो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को हमने बहुत मतलब सुपर जोन सेक्टर में हमने बांटा है जी, सो दैट हम एक जोन में एक इंचार्ज बना दिया, सेक्टर में इंचार्ज बना दिया, वहाँ पर उनके लिए फोर्स दे दिया। सो उसी सेक्टर को ही वो फोकस करेंगे। सो वैसे केदारनाथ धाम में भी हमने उसको सुपर जोन और सेक्टर किया है, उसमें भी हमने इंचार्ज बना दिया। सो उनको फोर्स दे दिया, सो आपका यही काम है। सो उन लोगों ने अभी उसके फोकसली मतलब काम कर पा रहे हैं।
एंड ज़्यादा ट्रैफिक रोड में आ जाते हैं एंड पहाड़ में मतलब ऋषिकेश के ऊपर ट्रैफिक चले जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ में ज़्यादा क्राउड हो जाता है। फिर हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में आपस में कम्युनिकेशन है, सो वो कहाँ पर उनको यात्रियों को रुकना, कहाँ पर उनके रहने का व्यवस्था है, वहाँ पर उनको थोड़ा दिन के लिए रोक के फिर गाड़ी को आगे छोड़ते हैं। सो वो व्यवस्था भी मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फॉलो हो रहा है ताकि उनको असुविधा ना हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर अगर केदारनाथ जी में या बद्रीनाथ जी में भीड़ ज़्यादा हो गई तो रास्ते में रोका जा सकता है, जिससे कि इन्हें इंतज़ार भी करना पड़ेगा। ऐसे सोनप्रयाग में है हमारा मेन पॉइंट, वहाँ है, वहाँ पर सबको रोकते हैं। फिर वहाँ पर हमने 1 किलोमीटर का बैरिकेडिंग भी बनाया। सो वहाँ से गौरीकुंड जाएंगे, सो वहाँ से मतलब इतना संख्या में हम छोड़ते हैं एंड वहाँ पर शटल वाला सर्विस रन करते हैं और इधर वो लोग अपना वॉकिंग में जा सकते हैं। सो इस तरीके का व्यवस्था किया ताकि वहाँ सोनप्रयाग के बाद ज़्यादा गाड़ी ना जाए, सो वहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना हो। कई बार ये वाली शिकायतें भी आई हैं कि कोई यात्री गौरीकुंड तक पहुंच गया लेकिन उनको दर्शन नहीं करने को मिला और वापस ही लौटना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति ना आए और ये स्थिति क्यों आई? अब हमने ये प्लान किया है, सोनप्रयाग हमारा मेन पॉइंट है, सो वहाँ से ही हम उसको रेगुलेट करते हैं कितना टूरिस्ट को हम ऊपर भेजें एक दिन में, बिकॉज वहाँ पर केदारनाथ में एक दिन का फिक्स किया है 13,000 एंड उसमें एक्स्ट्रा हमने 1-2 हज़ार भी उसको डेली उसमें रखे हैं। सो कितना लोगों को हमने भेजना है, सो 1 घंटे में कितना लोगों को भेजना है, सो मूवमेंट कितना लोग ऊपर जा रहे हैं, कितना लोग नीचे आ रहे हैं, सो उसी के सोनप्रयाग में हमारा मूवमेंट का पूरा प्लान, वहाँ से ही सब रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से ही फिल्टर करके भेज रहे हैं। एंड वहाँ पर भी हमने एक एडिशनल एसपी लेवल का ऑफिसर को नियुक्त किया है सोनप्रयाग में। सो वहाँ से मतलब वो पूरा अपना मॉनिटर करते हैं। एंड ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी हम कहीं पर भी उनके पड़ाव हैं, वहाँ पर ज़्यादा रहने का व्यवस्था है, आगे मार्ग संकरा है एंड वहाँ से कोई स्लिप होने का चांसेस है, वहाँ पर भी मतलब हमारा फोर्स को तैनात किया है एंड वहाँ पर उनके रुक के मतलब आगे भेजते हैं। एंड हर जगह पर हमने कोशिश किया है कहाँ पर रेलिंग लगाना और प्रशासन को बोल के वहाँ पर रेलिंग सुरक्षा व्यवस्था के लिए, एंड कहीं भी हमें क्राउड को रेगुलेट करना, स्टैम्पीड ना हो। मंदिर के आसपास हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं और वहाँ पर हम ऐसे यमुनोत्री में जाने की छट्टी है, वहाँ पर हमने बैरिकेडिंग किया। सो वहाँ पर लोगों को रेगुलेट करते सो दैट क्राउड एक साथ इकट्ठा ना हो, वहाँ पर स्टैम्पीड का सिचुएशन। केदारनाथ जी में बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए, तो कई बार ऐसा भी आया क्योंकि एक तो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देनी है, दूसरा मित्र पुलिस का व्यवहार भी बनाए रखना है, तो कई बार यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और इस तरह की भी खबरें सामने आई, तो वो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, कोशिश करते हैं हम ज़्यादा लोग वहाँ ना जाए, कितना नंबर्स हमने फिक्स किया है, वहाँ का कैपेसिटी कितना है उतना ही हम भेजने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता तो फिर उसी हिसाब से वहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर देखना पड़ेगा हम इस समय क्या कर सकते हैं, वो हमारा फोर्स को ब्रीफ किया है, सो उसी हिसाब से करते हैं। तो जो लोग उस समय वहाँ मौजूद होंगे वही वो रणनीति बनाएंगे कि क्या किया जाए। सपोज बारिश आ गया, सो यात्रियों को यहाँ रोकना है, अदरवाइज तो वो चलते रहेंगे। रोकने के बाद फिर बारिश बंद हो गया, उसके बाद उनको छोड़ना है। अब वो देख के छोड़ेंगे कितना लोगों को छोड़ना। सपोज वहाँ पर नैरो रास्ता है, वहाँ पर कोई बहुत स्लिप होने का चांसेस है बिकॉज पूरा ट्रैक रूट है, सो उसको एंड किसी को तबीयत खराब हो सकते हैं, सो ये सब देख के मतलब करते हैं। इसलिए वहाँ पर हमारे SDRF का टीम्स भी वहाँ पर तैनात हैं, NDRF का टीम तैनात है और ITBP भी वहाँ पर तैनात है। और जिस तरह से बारिश का समय आ रहा है और मानसून है, आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, तो उस लिहाज से भी SDRF NDRF के तैनाती बहुत है। SDRF का मेन तो हमारा एक ट्रैफिक प्लान है, देन हमारा क्राउड मैनेजमेंट, दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशंस, यात्रियों को सुरक्षा। मतलब अभी बहुत कंप्लेंट्स हमारे, कोई मिस कर दिया, कोई अपना फैमिली मेम्बर्स को मिस कर दिया, कोई सामान मिस हो गया, कोई मोबाइल मिस कर दिया, कोई पर्स मिस कर दिया, मनी नहीं है किसी के पास एंड किसी का मेडिकल असिस्टेंस का ज़रूरत है, कोई तबीयत ख़राब हो गया फैमिली में। सो हर चीज़ को हमारा पुलिस का टीम वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो अटेंड करते हैं एंड कहीं मेडिकल कैंप में उनको ले जाना और कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको करते हैं। एंड हमने मिसिंग कोया पाया केंद्र भी हमने मंदिर का परिसर में रखा है, सो वो भी यात्रियों को मदद के लिए। सो कोशिश करते हैं मतलब यात्रा उनके अच्छा रहे एंड उनके कोई भी असुविधा हो उसको तुरंत ही अटेंड करे। सो ये हो। और हालांकि मानसून के साथ ही जो यात्रियों की संख्या है वो भी कम होने लग जाती है बारिश शुरू होने के साथ ही, लेकिन उस लिहाज से आप लोगों की क्या खास व्यवस्था की गई है जब बारिश का सीज़न होगा? बारिश का सीजन होता तो एक तो रूट में प्रॉब्लम हो जाता। अभी ऑल वेदर रोड हो गया, इसलिए पहले सिंगल रोड था, रोड ब्लॉक हो जाता है। सो यात्रियों को नाइट में सपोज वो 5 o'clock 6 o'clock गए तो नाइट में वहाँ पर फंस जाते हैं। सो अब थोड़ा ऑल वेदर रोड हो गया तो व्हीकल का मूवमेंट चलते रहता। 1-2 पॉइंट्स है थोड़ा डेंजरस पॉइंट्स है, वहाँ पर गाड़ी रुकना पड़ता है। फिर उसमें भी हमने अल्टरनेट रूट्स है,
सो उसमें हम यात्रियों को भेजते हैं। एक तो वो वाला व्यवस्था है, ऑल्टरनेट रूट है, कहीं रोड ब्लॉक हो गया, सपोज़ वहाँ पर पहुँच गया, उनको ट्रेकिंग रूट में जाना है, वहाँ पर बारिश हो रहा है, सो उसमें यही व्यवस्था है, हम उनको वहाँ पर ही वेट करवाते हैं कब तक बारिश ना रुके एंड वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तब हम यात्रियों को भेजते हैं। और कोई ऐसा आप लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर कोई यात्री कहीं किसी जगह मुश्किल में फंस गया जहां से वो नहीं पहुंच पा रहा है पर्यटक पुलिस केंद्र तक या पुलिस तक, तो कैसे आपसे कनेक्ट हमारा करें? पुलिस का 112 है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो है, उसमें कोई भी हेल्प है, वो असिस्टेंस है, कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी पुलिस में वहाँ पर रोड में कोई भी पुलिस कांस्टेबल कोई भी है, होम गार्ड्स पीआरडी भी हमने तैनात किया है, सो किसी से भी मदद मांग सकते हैं और 112 में कॉल कर सकते हैं। 112 हेल्पलाइन नंबर है जिस पर अगर यात्री किसी भी मुश्किल स्थिति में है तो वो कॉल कर सकते हैं और वहाँ से बातचीत कर सकते हैं जी। और एक और जो चीज़ हम लोग देखने में आ रहा है कि एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में बोला था, और पुलिस किस तरह से इस सब पर काम करती है, स्वच्छता का एक मसला है, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की स्वच्छता भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या पुलिसिंग में भी हमने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि कोई यात्री वहाँ पर स्वच्छता की अनदेखी ना करे, कूड़ा कचरा ना फैलाए, इस तरह के लिए भी काम किया जा रहा है? उत्तराखंड पुलिस में पहले भी हमने कितना भी इस तरीके का रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर एक डीजी सर के द्वारा मिशन मर्यादा करके एक हमने मिशन शुरुआत किया था। उसमें कितना भी प्लेसेस हैं, इसे हरिद्वार है, ऋषिकेश हैं, लक्ष्मण झूला है, मुनिकृति है, और कितना भी हमारा इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट स्पॉट्स हो गया, वहाँ पर लोग आएंगे तो वहाँ पर गंदगी ना करे। सो उसके लिए एक अभी भी वो मिशन हमारा उसमें चल रहा है। पहले साल अच्छा हुआ था, उसमें बहुत अच्छा मतलब कार्रवाई किया था पुलिस ने, एंड उसमें हमारा उत्तराखंड कूड़ा फेंकना थूकना अधिनियम है, उसके अंतर्गत भी पुलिस का पावर है। उसमें भी हम यात्रियों को पहले तो अवेयरनेस करते हैं, आप मत करिए, उसके बावजूद भी करते हैं, फिर हम उसमें चालान का कार्रवाई करते हैं जी। तो अगर कोई कूड़ा कचरा फैलाता है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ये बात भी एक ध्यान कोई देने वाली। ये इसके अलावा कोई न्यूजेंस फैलाते हैं वहाँ पर, बाकी लोगों के लिए वो दिक्कत हो रहा है, सो उसमें भी हम कार्रवाई करते हैं। सो वो भी स्पेशली वो अभी भी चल रहा है वो। और जिस तरह से जो ये पर्यटन है, जो अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करें कि भविष्य में इस साल जिस तरह से अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 40 लाख 50 लाख पर्यटक आएंगे इस साल चार धाम यात्रा के लिए, जो ये कैपिंग है हो सकता है उससे कुछ नियंत्रण भी हो जाए, तो किस तरह से आपको जो ये पूरी व्यवस्था है और जो पर्यटकों के साथ जो अनुभव है, ट्रैफिक को लेकर जिस तरह का अनुभव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए आगे बढ़ने के लिए किस तरह से काम करना होगा पुलिस को भी, प्रशासन को भी? पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बहुत कम था, मतलब रोड से लेके हर चीज़, मतलब पहाड़ में पहुंचाना। अब थोड़ा सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो पहले यात्रा में लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बिकॉज पहले इतना रहने का भी सुविधा नहीं था। अभी केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अभी बद्रीनाथ में एक दिन में एटलीस्ट 20,000 लोग आराम से रह सकते हैं, ऐसे केदारनाथ में 8,000 लोग रह सकते हैं। सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सुविधाओं वाइज अभी कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, रहने का व्यवस्था है, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे भी और अच्छा मतलब हो सकते हैं। सो इसमें अभी हमारा यात्रियों हैं एटलीस्ट 14 लाख के ऊपर इस अभी तक 1 मंथ में हो गया है। सो अभी और भी आगे अभी रेनी सीजन होगा तो थोड़ा कम होगा, उसके बाद रेनी सीजन खत्म होने के बाद दोबारा मतलब यात्रा शुरू हो जाता है। सो ये अभी पहले से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा हो गया, तो अभी टूरिस्ट आने भी ज़्यादा हो गया, संख्या भी बढ़ रहा है हर साल, कम नहीं हो रहा है। सो आगे उसमें इम्पोर्टेंट ये टूरिज़्म, ये चारधाम वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। एंड उसमें पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करते हैं अच्छा सुविधा हो। और इस सब के लिए, ये पूरी व्यवस्था के लिए अभी आपने भी बताया कि हमने ड्रोन की भी मदद ली, तो तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है बेहतर पुलिसिंग के लिए चार धाम में? एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सो दैट हम ज़्यादा क्राउड को नहीं आना दें, पहले ही उनका संख्या को कम करें क्राउड मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, हम जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं, उसमें भी मॉनिटर करते हैं, कोई क्राइम हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है, कोई ट्रैफिक की समस्या आ रहा है, सो हमारा सीसीटीवी अभी भी बहुत सीसीटीवी कैमराज हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट से भी एंड पब्लिक के कैमराज है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और ड्रोन अभी हम इतना मास लेवल पर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट अभी कोई मेलाज हैं
फेस्टिवल्स है, बहुत मास लेवल पर हो रहे हैं। ऐसे चारधाम यात्रा में अभी ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इश्यूज थे, बिकॉज वो छोटा सा जगह था, वहाँ इतना यात्री इतना गाड़ी आ जाने पर। सो हम वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। सो आगे भी टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। और ये पूरी यात्रा व्यवस्था में जैसे आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो भी चाहें तो किस तरह से लोगों का सपोर्ट पुलिस को चाहिए कि ये पूरी व्यवस्था अच्छी हो, खास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे चारधाम यात्रा जैसे केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जगहों में, उत्तरकाशी। पुलिस का हर एक्टिविटीज़ कुछ भी है वो पब्लिक का सपोर्ट से ही होता है। अब पुलिस खुद चाह रहे हैं, वहाँ पर खड़ा है, वो पब्लिक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप यहाँ मत जाइए, गाड़ी यहाँ पार करिए। सो पब्लिक को उसमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, तभी वहाँ पर व्यवस्था बनेगा। सो कितना भी हमारा एक्टिविटीज़ हैं, कितना भी हमारा एक्शंस हैं, उसमें पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो हम अभी तक उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पब्लिक का मतलब दोनों का अच्छा एक वो है, सपोर्ट है, पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। सो कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है, हम समझाते हैं उनको, आपका यही व्यवस्था है, यही करना है, ये नहीं करेंगे तो फिर हम कानूनी कार्रवाई क्या होगा उसके एक्शन लेंगे आगे। जी। और एक इस तरह से भी शिकायत आ रही थी, जैसे जो बाहर से तीर्थयात्री पहुंचते हैं तो जो भी घोड़े खच्चर वाले हैं या जो स्थानीय दुकानदार हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कीमत पर सामान बेच रहे हैं या यात्रियों को किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस किस तरह से हस्तक्षेप करती है? तो उस तरीके के कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं पुलिस के पास, फिर हम तुरंत ही वहाँ प्रशासन का अधिकारी हैं उनको नोटिस पर डालते हैं, यहाँ पर मतलब ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं सामान और टैक्सी को रेट ज़्यादा रख रहे हैं और कहीं कोई पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। सो इस तरीके को ये प्रशासन के उनके अंतर्गत आता है। सो हम तुरंत ही प्रशासन के अधिकारियों को नॉलेज पर रखते हैं, सो दैट वो इमीडिएटली उसमें कार्रवाई करें। और अभी कुछ वहाँ पर घोड़े खच्चर वालों पर भी केस किया गया, जिन्होंने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। यस, वो भी अभी 2 केसेस वहाँ पर रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा ओवरऑल 16 केसेस रजिस्टर हुआ है। विभिन्न मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी है, हेली का टिकट बुक करना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना करके। सो अराउंड 16 हमने मुकदमा रजिस्टर किया है। एंड उसमें भी हम अभी 2 मुकदमा वहाँ रजिस्टर हुआ है। सो हमने एसपी रुद्रप्रयाग से भी बात किया है, वहाँ पर ऐसे कोई कंप्लेंट्स आए तो तुरंत ही मतलब और किसी का ऑब्जर्वेशन में आ गया तो तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आ गए या तारीख में कुछ छेड़छाड़ कर दिया, इस तरह के मामले हैं? यस, उसमें भी हमने केस रजिस्टर किया है। और हेली सर्विसेज कैसे काम कर रही है और किसी आपात स्थिति में अगर हेली सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? हेली सर्विसेज अभी एक तो देहरादून से रन करते हैं और दूसरा के रुद्रप्रयाग जनपद में, वहाँ पर 3-4 प्लेसेस से हेली सर्विसेज रन होते हैं। वहाँ पर 8 to 9 कंपनीज मतलब हेली सेवा दे रहे हैं। डेली अराउंड 2000 लोग उसको फ़ायदा ले रहे हैं मतलब हेली सर्विसेज का। बट मौसम वेदर सपोर्ट करना चाहिए, वेदर अच्छा होगा तो मतलब हेली सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है। बट वेदर ख़राब होने की स्थिति में वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है और पैदल जाने में भी दिक्कत होता है, बिकॉज ट्रेकिंग रूट में लोगों को मतलब स्लिप होने के चांसेस हमें वैसे मतलब वहाँ पर ऐसे कोई शेल्टर भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर हो। सो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। सो हेली सर्विसेज का अभी बहुत लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बट वेदर कब तक अच्छा होगा तो अच्छा रहता है। वेदर का थोड़ा सा इशू रहता तो फिर वो माध्यम भी दिक्कत होता है। जी। और अभी जैसे ये भी था कि ट्रैकिंग में कुछ लोग फंस गए थे तो उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, और कई बार जैसे चारों धाम में हो रहा है, यमुनोत्री, केदारनाथ में भी लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ जा रही है, ये वाले मामले भी, तो वहाँ पर भी अस्पताल तक पहुँचाना यात्रियों को, इसमें भी पुलिस की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। यस, कभी कोई ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पर जल्दी नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ किसी को रेस्क्यू करना है, तुरंत ही वहाँ पर हमारे SDRF का टीम है और NDRF है, उनको तुरंत ही मतलब चॉपर सर्विसेज का उनका अवेलेबिलिटी हो जाता, तुरंत ही हमारा टीम है वो चॉपर के माध्यम से वहाँ पर पहुँच के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। और ये हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे यात्री खुद फ़ोन करेगा, ये जो आपने 112 नंबर बताया, या आसपास कि किसी की अचानक तबीयत खराब होगी तो कैसे वो मदद मांगेगा, कैसे संपर्क करेगा? कभी फ़ोन नंबर से 112 से कॉल करते हैं। अब कभी हमारा पुलिस स्टेशन के नंबर्स वगैरह डिस्प्ले रहता है हर जगह पर, हमारा पुलिस सहायता केंद्र है, पर्यटन केंद्र है, वहाँ पर डिस्प्ले रहता है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो उसी नंबर पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ जाते हैं और नियरेस्ट थाना चौकी में कॉल करते हैं, और किसी पब्लिक को कॉल कर दिया सो उनके पुलिस के नंबर आता है। सो वैसे हमारे पास कम्युनिकेशंस पहुंच जाते हैं।
जी, तो मतलब ये भी एक पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर तबीयत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले आ रहे हैं कि जब यात्रियों की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें भी एहसास नहीं है, तो पुलिस की तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या ज़रूरी तैयारी के साथ यात्री आए ताकि उन जगहों पर स्थिति ना बिगड़े? सुरक्षा की एक तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट का, उनका भी मतलब हर जगह पर व्यवस्था है हेल्थ डिपार्टमेंट, सो उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करके करते हैं, बिकॉज पुलिस उसमें डायरेक्टली वो नहीं करते हैं। बट किसी ने भी कोई भी मदद मांगा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तुरंत ही हम हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ पर हैं, कैंप्स हैं, उनको हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हम उनको ले जाते हैं सो दैट उनका फर्स्ट एड कोई भी एक्टिविटीज़ उनके हो जाए। एंड जनरली हम प्रचार करते हैं, उनको हम अनुरोध करते हैं, आप कहीं से भी आते हैं, यहाँ का वेदर कंडीशन ये है, उसमें इतना टेम्परेचर रहता है एंड एकदम गर्म वाला जगह से ठंड वाला जगह में आते हैं तो उनकी बॉडी उसमें रिएक्ट करता ही है। सो हम इस तरीके के उसमें हम जनरली उनको एडवाइस करते हैं, आप अपना गर्म कपड़ा ले आइए एंड आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई पहले से है, सो उसके लिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करना है और मेडिसिन वगैरह लेके आना है, वो ज़रूर अपने पास रखिए सो दैट उनकी कोई अचानक तबीयत ख़राब होगा तो हम यहाँ फर्स्ट एड ही कर पाएंगे, बाकी फिर उनके पहले से कोई प्रॉब्लम्स है। एंड दूसरा, अभी कोविड के उसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ इश्यूज़ आए हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स में प्रॉब्लम्स हैं एंड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। सो वैसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फ़िलहाल, मतलब ऐसे मतलब एकदम हम हाई एल्टीट्यूड में एकदम पहुंच रहे हैं, सो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा वो एक्लेमेटाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ा अपना हेल्थ को इम्प्रूव करके फिर उन्होंने अपना, क्योंकि पुलिस के लिए इस मोर्चे पर भी बड़ी चुनौतियां फिर अपना उन्होंने अपना यात्रा को प्लान करना चाहिए। सो ये भी हम उनको एडवाइस करते हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे यात्री आते हैं, तो क्या उनका अनुभव रहा, क्या उनके सुझाव रहे, क्या हम इस तरह का भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं कि जिससे हमें व्यवस्था को बेहतर बनाने में आगे भी मदद मिले? हम यात्रियों को इंटरेक्शन भी करते हैं एंड कहीं जहाँ पर हमारा पर्यटन पुलिस केंद्र है, वहाँ पर हम फीडबैक रजिस्टर भी रखते हैं एंड किसी ने भी आके उन्होंने मदद मांगा, उनके एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर्स वगैरह नोट करते हैं एंड फीडबैक्स भी लिखते हैं। एंड यात्रा में यात्री आते हैं, पुलिस जनरली इंटरेक्शन करते हैं, सो उसमें भी हमको फीडबैक मिल जाता है और कोई भी मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी अधिकारी तक पहुँचते हैं, यहाँ पर पुलिस ने अच्छा काम किया, हमारा मदद किया और यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ये पूरी यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारधाम यात्रा पर आने से पहले तीर्थयात्री कुछ ज़रूरी चीज़ों का पालन ज़रूर करें, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और मौसम के लिहाज से अपनी तैयारी लेकर आएँ, अपनी तबीयत, अपनी सेहत, मेडिकल सर्टिफिकेट, सब कुछ सारी तैयारी के साथ आएँ ताकि उनके यात्रा का, उनका जो अनुभव है वो बहुत खूबसूरत हो। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।